हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। 9th क्लास के लिए आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और 2 जो है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और अब हम पढ़ें इस चैप्टर को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु और अणु। एटम को कहा जाता है परमाणु और मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है अणु। अब देखिए, पुराने समय से ही जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं, मैटर यानी जो पदार्थ है हमारे आसपास, तो कई साइंटिस्ट और वैज्ञानिक ये सोचा करते थे कि ये जो पदार्थ है किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि इसका निर्माण किन चीज़ों से मिलकर हुआ है। और ग्रीक जो साइंटिस्ट थे वो और इंडियन साइंटिस्ट दोनों ही इस बारे में कई तरह की खोज कर रहे थे। सबसे पहले नाम आता है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो थे, इन्होंने ये पाया कि जो पदार्थ है उसको अगर हम तोड़ना शुरू करें, जैसे मान लीजिए कि हम कोई चौक का टुकड़ा ले लेते हैं, उसे हम तोड़ते हैं, 1 के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, मान लीजिए 16 टुकड़े भी हो जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हम उस टुकड़े को और ज्यादा नहीं तोड़ पाते, और ये पाया गया कि ये जो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो ही उस पदार्थ का क्या है, परमाणु। तो महर्षि कणाद ने ये बताया कि जब हम किसी पदार्थ को बांटना शुरू करते हैं या विभाजित करना शुरू करते हैं, तो विभाजित करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जिससे ज्यादा उस पदार्थ को विभाजित कर पाना या तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। और इसी सूक्ष्मतम कण को, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, जिससे छोटा हो ही नहीं सकता, इस सूक्ष्मतम कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, उन्होंने इसको नाम दिया परमाणु। परमाणु यानी परम अणु, परम यानी लास्ट स्टेज वाला अणु, इन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be further divided, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया इन्होंने परमाणु। यानी कि वो सूक्ष्मतम कण जिसको और ज्यादा बांटा जाना पॉसिबल नहीं है, उसे इन्होंने नाम दिया परमाणु। तो सबसे पहली बात होगी महर्षि कणाद की। दूसरे जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, उनका नाम है पकुधा कात्यायन। ठीक है, पकुधा कात्यायन। ठीक है, पकुधा कात्यायन। ठीक, इन्होंने ये कहा कि पदार्थ बनता तो है बहुत छोटे छोटे कुछ कणों से मिलकर, लेकिन ये जो है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और जुड़कर किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि पदार्थ के विभिन्न जो स्टेजेस हैं वो हमें इनके मिलने से बनती हुई दिखाई देती है। यानी कि कोई भी मैटर जो है वो कुछ स्मॉल यूनिट्स के मिलने से बनता है, और ये स्मॉल यूनिट्स क्या है, परमाणु कहलाती है। अब ये तो बात है इंडियन साइंटिस्ट की। साथ ही साथ ग्रीक जो फिलोसफर थे, जिनमें मुख्य रूप से नाम आता है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को बांटते जाएं या उसके टुकड़े करते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिससे ज्यादा और टुकड़े कर पाना उस पदार्थ के पॉसिबल नहीं होगा, और वो जो कण होगा वो कैसा होगा, इनडिविजिबल। और ये जो इनडिविजिबल कण है, ये ही क्या है, ये ही एटम होगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट कण जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको कहा जाएगा परमाणु या एटम। कई तरह की खोज होती रही, 18वीं शताब्दी तक आते आते ये डिफाइन हो गया कि एटम जो है, मतलब 18वीं शताब्दी तक आते आते कंफर्म हो गया कि कोई भी पदार्थ जो है कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको कि फर्दर डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद 2 मुख्य रूप से साइंटिस्ट जिनके लॉ जो है वो हमें पढ़ने हैं, तो देखिए वो लॉ जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं, तो
दो साइंटिस्ट हैं, एंटोनी लेवोशियर और साथ ही साथ इनके साथ जो थे जोसेफ एल प्राउस्ट। और एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। एंटोनी लेवोशियर और जोसेफ एल प्राउस्ट जो थे, इन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उसके बाद अपने दो नियम दिए। दो नियम जो थे इनके, पहला जो इन्होंने नियम दिया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसको कहा जाएगा मास यानी द्रव्यमान, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इनको कैसे इन्होंने बताया वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और डेफिनेट प्रोपोर्शन इनकी स्थिर अनुपात का नियम। दोनों ही लॉ काफी इंपॉर्टेंट हैं और एक एक करके अब हम इन दोनों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि अगर कोई प्रयोग किया जाता है, ठीक, तो उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि प्रयोग से पहले भी और प्रयोग के बाद भी जो मात्रा है, अगर उसका किसी भी तरह से हानि ना हो, यानी कि ह्रास ना हो या वो कम ना हो, तो जितना द्रव्यमान पहले था प्रयोग के बाद या किसी केमिकल चेंज के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहता है। इसके लिए इन्होंने कई प्रयोग किए और सबसे पहले इन्होंने किस तरीके से इस लॉ को डिफाइन किया या हम सबको बताया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, दो पदार्थ लिए, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले मान लीजिए, ये तो इन्होंने ले लिया, यहाँ पर 3-4 इन्होंने सेट बनाए इसके। यहाँ तो ले लिया इन्होंने कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम। यहाँ इन्होंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो था वो इन्होंने ले लिया 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 1.43 ग्राम, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इनको, 1.25 और 1.43, 2.68 ग्राम हो रहा है टोटल, ठीक। अब इसके लिए इन्होंने जो एपरेटस सेट किया वो कैसे सेट किया वो देखिए कि ये एक फ्लास्क ले लिया इन्होंने, यहाँ कॉर्क लगा दिया, कॉर्क इसका ढक्कन नहीं है, ठीक है। और ये जो फ्लास्क है ना, ये देखिए, ये फ्लास्क हो गया। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, धागे से ये एक टेस्ट ट्यूब लटका दी बांधकर। ये टेस्ट ट्यूब जो है ना, ये बंधी हुई है इससे, धागे से, ठीक। और यहाँ इन्होंने, अब एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई दो पदार्थ इन्होंने जो ले लिए, यहाँ पर तो इन्होंने भर दिया एक्स को, एक्स यानी कि क्या है यहाँ पर, ये कॉपर सल्फेट, और यहाँ इन्होंने भर दिया सॉल्यूशन ऑफ वाई जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये प्रयोग इन्होंने किया कैसे वो देखिए कि दोनों की मात्रा इन्होंने नोट कर ली और क्या किया कि इसका वेट कर लिया, इस एपरेटस सहित इन पदार्थों का इन्होंने वेट कर लिया, जितना भी आता है, मान लीजिए 200 ग्राम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कांच का है तो इसमें वेट होगा। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ कॉर्क लगा दिया, यानी कि यहाँ अंदर जो भी रिएक्शन होगी, मान लीजिए वेपर उत्पन्न होती है, गैसेस उत्पन्न होती हैं, हीट लिबरेट होती है, तो वो इससे बाहर नहीं निकल सकती। अब इन्होंने पहले तो ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग रखे, बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो धागा था ना, ये बाहर की तरफ था, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, टिल्ट मतलब इस एपरेटस को थोड़ा सा टेढ़ा किया, तो क्या हुआ, परख नली में से, टेस्ट ट्यूब में से ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ये निकलकर कहाँ आ जाता है, फ्लास्क के अंदर आ जाता है, रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद अब इस एपरेटस का दोबारा से वेट किया जाता है। अब क्या होगा, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये पाया गया कि प्रयोग से पहले मान लीजिए 200 ग्राम वेट था एपरेटस सहित इस पदार्थ का, और प्रयोग के बाद भी वो कितना रहता है, 200 ग्राम ही पाया जाता है। तो यहाँ से इन्होंने दिया अपना पहला नियम,
जो कि है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये नियम ये कहता है कि जो द्रव्यमान है ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये नियम क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये है आपका पहला लॉ, जिसे कहा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि आपको याद करना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको डिफाइन करने के लिए, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद हो गई। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास या द्रव्यमान बन सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, याद हो गया। चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात यानी यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, रेशो की। ठीक है, तो जैसे कि ये जो नियम है ये अप्लाई होता है कंपाउंड्स पर, यानी कि कोई भी जब कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होंगे। जैसे कि जब हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना 16, 2 1 2 2 8 16, यानी कि वाटर जब भी बनेगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन और दूसरी चीज ऑक्सीजन हमेशा कितनी किस अमाउंट में होगी, 1:8 के अंदर ही होगी। चाहे वो पानी फ्रिज का हो, चाहे नल का हो, चाहे वाटर प्यूरिफायर का हो, कोई ऐसा भी पानी हो, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। अमोनिया की एग्जांपल की बात करते हैं, NH3, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन कितने 3। तो जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा, हमेशा 14/3 रहेगा बाय मास, क्योंकि हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। तो यहाँ पर पानी के अंदर भी हमेशा द्रव्यमान जो होगा उसका अनुपात 1:8 होगा। ठीक है, और अमोनिया के अंदर 14:3 ही होगा अकॉर्डिंग टू मास। हमेशा किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं इस लॉ की, इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट in a definite ratio by mass। ये डेफिनेशन दी जोसेफ एल प्राउस्ट ने कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हिंदी में नोट करें, ये 2 एग्जांपल आप इसमें लिख देंगे। तो लिखो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के मान के एक निश्चित अनुपात में
एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ये आप इसके दो एग्जांपल लिख देंगे, वाटर और अमोनिया। और भी चाहे तो और एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप, तो कोई सा भी एग्जांपल हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हुआ ये कि इन लॉज का कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया, और एक साइंटिस्ट उभर कर आए जिनका नाम था डाल्टन। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने डाल्टन पोस्टुलेट्स दिए, यानी कि किसी भी पदार्थ के बारे में इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी को दिया। ये जो एटॉमिक थ्योरी थी वो इन दोनों लॉज पर बेस्ड थी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लेवोशियर और जोसेफ प्राउस्ट की जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड है डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाल्टन जो है उनका एटॉमिक थ्योरी यानी कि आणविक थ्योरी इनकी, जिसको कि आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ इनके जो पोस्टुलेट्स हैं, जो जो इन्होंने बताए, ठीक है। तो डाल्टन का नियम जो है ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों पर ही एप्लीकेबल है इनका नियम। चलिए तो हम पढ़ते हैं डाल्टन्स थ्योरी या डाल्टन का नियम। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये पहली चीज इन्होंने बताई, यानी कि अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले की। आज तो काफी सारे टेक्निक्स हैं जिनसे हम कई चीजों को जानते हैं। तो उस समय जब कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जब इतनी रिसर्च इन्होंने करी और ये चीजें हमें बताई, तो जो कि बेस हुई आगे की स्टडीज के लिए। तो पहली चीज जो इन्होंने बताई कि सभी पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ये सबसे पहली बात जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। चलो इसके बाद आ गया हमारा लॉ, कौन सा वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो डाल्टन ने किस तरीके से डिफाइन किया वो देखिए कि एटम्स आर इंडिविजिबल यानी कि अविभाजित कण है, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, विच कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आगे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ये अविभाजित कण हैं जिनको ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया जा सकता है और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे दो पोस्टुलेट्स हो गए डाल्टन के। हिंदी में इनको आप नोट करोगे तो किस तरीके से कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें एटम या परमाणु कहा जाता है। परमाणु जो है वो अविभाजित कण होते हैं जिन्हें ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब एटम्स जो हैं, एटम्स गिव मैटर। एटम्स जो है ये मैटर यानी कि किसी भी पदार्थ को दोबारा नोट कीजिए, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट यानी कि किसी भी पदार्थ के एटम जो होते हैं आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। ये थर्ड और फोर्थ आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और फटाफट याद हो जाएंगे। देखो कैसे कि किसी दिए गए एलिमेंट के मास यानी कि द्रव्यमान और केमिकल रिएक्शन सेम होंगी। जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड एक एलिमेंट है। अब वो गोल्ड अगर
मान लीजिए गोल्ड पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो गोल्ड पार्टिकल्स चाहे मेरे पास हो, चाहे किसी और के पास हो, चाहे किसी दूसरी कंट्री में हो, अगर वो गोल्ड पार्टिकल है तो उसका मास और केमिकल रिएक्शन सेम रहेंगी, चाहे वो किसी के भी पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे मेरे पास हो। अब पहली चीज ये है तो गई। अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, अगला हो जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। अलग अलग एलिमेंट्स के जो रासायनिक गुण हैं और जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होगा। जैसे कि हम बात करते हैं लोहे की और किसी और एलिमेंट की, मान लीजिए मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल की, तो क्या वो दोनों एक जैसे होंगे? क्या उनका एटॉमिक मास सेम होगा? नहीं होगा। तो अलग अलग एलिमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग तरह के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज को रखते हैं, ठीक है। अगली चीज, एटम से क्या बनते हैं? कंपाउंड। तो एटम्स कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो, ये आ गया आपका लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एटम्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। सही बात है कि एटम्स जो है, वहां हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड्स होते हैं वो पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनते हैं, है ना। तो यहां हमने लिख दिया कि एटम्स जो है ये मिलकर किसी कंपाउंड को बनाते हैं, लेकिन हमेशा कैसे जुड़ते हैं? ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जुड़ते हैं, ठीक है। और एटम्स जो हैं किसी भी दिए गए कंपाउंड के लिए हमेशा एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ गिवन कंपाउंड, द नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ गिवन कंपाउंड आर ऑलवेज कांस्टेंट। गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि हम वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आज करें चाहे कल करें चाहे 10 साल बाद करें, हमेशा H2O ही होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से ही होगा। तो ये डॉल्टन्स थ्योरी जो है ये आपको अच्छे से याद करनी है एग्जाम के लिए, फिर ये ना हो कि भाई आप बताया नहीं। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं 6 के 6 पोस्टुलेट। एक बार जल्दी से इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो कि ऑल मैटर, हिंदी में भी आप नोट करते जाना, मैं बोलती जाती हूँ कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें एटम या परमाणु कहा जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज ये है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ये आप नोट कर लेंगे, है ना। चलिए, डाल्टन। सेकेंड, एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स जो है परमाणु अविभाज्य कण हैं which cannot be made or destroyed during a chemical reaction, जिनको किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। किसी दिए गए एटम के लिए या दिए गए परमाणु के लिए हम बात करें अगर, तो किसी दिए गए एटम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो चाहे अलग अलग लोगों के पास हो चाहे अलग अलग हो, तो भी उनका मास और केमिकल रिएक्शन हमेशा सेम होंगे। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो मास हैं और केमिकल रिएक्शन है वो अलग अलग होंगी। जैसे गोल्ड और सिल्वर की हम बात करें तो गोल्ड का मास और केमिकल रिएक्शंस अलग होंगी, सिल्वर का मास और केमिकल रिएक्शंस अलग होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो है वो निश्चित अनुपात में मिलकर कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। तो परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 5 हो गया आपका। और लास्ट वन इज द नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी भी कंपाउंड के लिए जो एटम्स हैं उनका नंबर हमेशा निश्चित होगा। जैसे कि मैंने कहा सोडियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब भी बनेगा उसमें SO4 और H2 को ही मिलकर बनाना होगा। मैं बोलती हूँ अगर अमोनिया, तो अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन ही होंगे, तब जाकर ही अमोनिया का निर्माण होगा। तो ये हमेशा फिक्स होता है, इसीलिए हम केमिकल फॉर्मूला लिख पाते हैं, जो कि आपने क्लास आगे वाले चैप्टर में आप आगे सीखेंगे अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे।
तो कैसी लगी आज की क्लास ये बताना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ना। इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।